Hello everyone, this is another episode of the Good Vibe Show with me विवेक आत्रे। आज हमारे साथ हैं केशव हिंगोनिया जी, who is a senior IAS officer of पंजाब काडर। और ये बहुत विचित्र कहानी है इनकी, बहुत अमेजिंग स्टोरी है और अभी ये जुटे हुए हैं अपनी पोस्टिंग में पंजाब में और यंग लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो वेलकम केशव जी। Thank you Vivek ji for inviting me here and having this conversation. Nice to have you. तो ये जो स्टोरी है आपकी वो कहाँ से शुरू हुई? जो राजस्थान की बातें पहले बताइए, उसके बाद हम IAS पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा जो गांव है वो जयपुर के थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर है। तो मेरा बर्थ वहीं पे हुआ था 86 में। तो फार्मिंग बैकग्राउंड था बेसिकली, मेरे ग्रैंडफादर फार्मिंग करते थे और स्मॉल फार्म कर लो आप 6-7 एकड़्स, उतना फार्म था। और मेरे डैड उस टाइम पे जो है रिजर्व बैंक में क्लरिकल जॉब में थे। अच्छा। तो जैसे कि प्राइमरी स्कूल जो होती है गांव में, एक वैसी प्राइमरी स्कूल थी। उसमें 2-3 कमरे थे, मतलब 5 क्लास की स्कूल थी तो कमरे 3 ही थे पर। तो कहीं पेड़ के नीचे बैठा देते थे बच्चे को, कहीं और बैठा देते थे। रूरल बैकग्राउंड, वो भी 90s में, मतलब जो आज के गाँव तो फिर भी ठीक होंगे उस हिसाब से जो है। तो वहाँ पे स्कूलिंग चालू करी थी मैंने। वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्लास पढ़े। तो जो गांव की, बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो उस टाइम पे भी टीचर्स थे या पढ़ाते थे वो थोड़ा शिद्दत से पढ़ाते थे, डेडिकेटेड थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आई वॉश होता था, बट क्योंकि जो करिकुलम था वो ऐसा था कि भाई आपने थोड़ा लैंग्वेज हिंदी पढ़ना सिखा दिया और मैथ्स थोड़ा सिखा दिया। इतना 3 क्लास में वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद में जो है मेरे डैड को एक जयपुर में एक रिजर्व बैंक की तरफ से क्वार्टर अलॉट हुआ। अच्छा, हाँ। तो जयपुर शिफ्ट हो गए? तो जयपुर शिफ्ट हुए। तो ये जयपुर शिफ्ट होना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी और एक चैलेंज भी था। और लाइफ में जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो ये है कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटी साथ साथ ही आता है, मतलब हमेशा। सही बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जब मैं शिफ्ट हुआ वहाँ पे घर वालों के साथ में, परिवार के साथ में, तो जो मेरे लिए चैलेंज आया वो इंग्लिश के रूप में आया बेसिकली। तो जिस स्कूल में मुझे डाला था वहाँ पे, वो रिज़र्व बैंक का ही एक जो इंटरनल स्कूल था उसी कॉलोनी के अंदर जहाँ पे क्वार्टर्स थे। पर वो स्कूल था हिंदी मीडियम, बस राजस्थान बोर्ड का स्कूल था। बट जो गांव के स्कूल में तो जैसे 6 क्लास से पढ़ाते हैं इंग्लिश वगैरह, वहाँ पे जो उन्होंने 4th क्लास में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल था एक तरीके से कह लीजिए, रिज़र्व बैंक मैनेज्ड था, तो वहाँ पर जो इंग्लिश नया सब्जेक्ट पहली बार देखने को मिला, उसमें ग्रामर की बुक्स हो गई, इंग्लिश की स्टोरी बुक हो गई, ऐसे कुछ 2-3 किताबें जो है इंग्लिश की पकड़ा दी। अच्छा, पहली बार ही में। और मैं उनमें से था जिन्होंने ABCD भी नहीं पढ़ा था अभी तक। बहुत मुश्किल काम था। तो जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया उन बच्चों को, वो ग्रामर सीख रहे हैं, कुछ स्टोरीज पढ़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ABCD सीखनी थी तो नेचुरली बड़ा डिफ़िकल्ट था। मतलब दूसरा जो एक डिफ़िकल्टी होती है वो ये होती है कि आप जब शिफ्ट होते हो, मतलब आपका क्योंकि रूरल बैकग्राउंड है तो वहाँ के एटिकेट्स, मैनर्स, कल्चर सब कुछ अलग होता है। और जो शहर के बिल्कुल अलग होता है, एटिकेट्स, मैनर, कल्चर सारा कुछ अलग होता है। तो एक कल्चरल जो शिफ्ट होता है वो भी एक जो है अपने आप में चैलेंज था। बिल्कुल होता है। तो खैर शिफ्ट हो गए जो भी है वहाँ पे। पर मैं टीचर्स की वहाँ की भी तारीफ़ करूँगा, मतलब कि जो टीचर्स वहाँ पे थे वो ऐसे थे कि भैया बच्चे को छोड़ना नहीं है, सिखा के छोड़ना है। तो वो बिठा लेते थे स्टाफ रूम में कि जी ये सीखो वो सीखो। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ 4th क्लास हुआ क्या कि मैं बाकी सब्जेक्ट तो पास कर लिया बट इंग्लिश में फेल हो गया था। अच्छा, हाँ। तो इंग्लिश में फेल होना भी सेटबैक था। बट मैं एक बात और कहूँगा कि अर्ली फेलियर अगर आपको मिलती है और उसको आप मैनेज करना सीख जाते हो तो वो भी जो है कोई मतलब नुकसान नहीं है, क्योंकि लाइफ में फेलियर लाइफ का पार्ट है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको फेलियर ना मिले। सही बात है, सेटबैक्स आते हैं। फेलियर सबको मिलेगी। आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होगे, किसी में फेल होगे, बट फेलियर को मैनेज करना, जो फेलियर बेसिकली अर्ली फेलियर था, ये मैं तो इसको भी बोन इन डिस्गाइज मानता हूँ। बोन इन डिस्गाइज, क्योंकि सेटबैक तो था बट एटलीस्ट मुझे जो है फेलियर मैनेज करना शुरू में ही सीखने को मिल गया, आप ऐसे कह लीजिए। तो ये भी एक लेसन ही था। आजकल बड़ी पॉपुलर पिक्चर है 12th फेल चल रही है, तो वो स्टोरी बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन आपने जो बताया इंग्लिश में फेल होना, और आप इसको बड़ा कैंडिडली ओपनली बता रहे हैं, जो कि आपके लिए एक लैडर ऑफ सक्सेस ही बना वो बाद में। फेलियर को सक्सेस में आपने कन्वर्ट किया। फेलियर को सक्सेस में ही कन्वर्ट करना भी कह लीजिए, और साथ में उस अगर आप फेलियर को सही से मैनेज करते हो और आगे बढ़ते हैं उसे सीख के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही। खैर हुआ क्या कि जैसे 4th में जो है आगे मैं पास करके जो है, क्योंकि ठीक है
बाद में जो है पढ़ाई करी। और मीनवाइल मेरे डैड भी जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह की, तो उनका राजस्थान पुलिस सर्विसेज में DSP सिलेक्शन हो गया। तो वो जब उनकी ट्रेनिंग वगैरह के साथ में फिर हम लोग भी उनके साथ मूव करते थे, उदयपुर गए, उसके बाद में डूंगरपुर वगैरह, ऐसे जो है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स आपने सुना होगा। डूंगरपुर फेमस गांव है, राज सिंह डूंगरपुर का नाम है। जी जी। तो पढ़ते पढ़ते जो है उनके साथ में 9th-10th में डूंगरपुर में पहुंच गए थे। और तब तक जो है मेरी मतलब जो कह लीजिए पढ़ाई भी ठीक चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और था मैं फिर भी हिंदी मीडियम में ही, मतलब राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था। लेकिन आप आउटस्टैंडिंग होंगे अपने सब्जेक्ट्स में। यस मतलब कि जो हमारा करिकुलम था, जो स्कूल में जो पढ़ा रहे थे, उसमें मैं काफ़ी अच्छा था अल्टीमेटली। क्योंकि 9th और 10th में इसलिए भी मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जो है कि बोर्ड्स को हर कोई बताता है कि 10th बोर्ड इज़ इम्पोर्टेंट। तो 10th बोर्ड में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब मेरे अराउंड 90% आए थे राजस्थान बोर्ड में। अच्छी बात है। तो स्टेट में भी मेरा मतलब 20-25 के आसपास रैंक होगा। और ऑफ कोर्स स्कूल में नंबर 1 था और डिस्ट्रिक्ट में भी नंबर 1 था। तो उसके बाद जो है अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट हुई, वो ये थी कि मैंने कहीं से जो है पेपर में पढ़ लिया कि कुछ बच्चों की जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के साथ में फोटो वगैरह छप जाती है। तो मैंने देखा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो समझ में आया कि भी कुछ IIT वगैरह का एग्ज़ाम कुछ पास कर लिया। क्योंकि उतना इस टाइम पे देखिए ना कुछ सोशल मीडिया था, ना कुछ फ़ोन था, पता ही नहीं होगा IIT भी कोई चीज़ है, क्या चीज़ है। कम्युनिकेशन का मीडियम जो था वो पेपर ही होता था, या फिर आपका TV देख लिया थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पता चला कि ठीक है जी IIT वगैरह अगर आप चले जाते हो कुछ तो है, न्यूज़पेपर में फोटो वगैरह छप जाती है। ये फायदा होता है IIT जाने तो का। ये मोटिवेशन बन गया अपने आप में। बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर अखबार में फोटो छपवानी तो IIT वगैरह की, मतलब माँ भी खुश और बाकी लोग भी खुश। तो मैंने जो है ये घर पे बताया। तो मीनवाइल क्या हुआ कि मेरे डैड भी जो है वो शिफ्ट हो गए थे सवाई माधोपुर में। अच्छा, सवाई तो ये कोटा के पास में ही जो है एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जब वहाँ पे उन्होंने भी थोड़ा पता किया, किसी डॉक्टर फ्रेंड से बात करी, तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल अच्छा है ये, कोटा में अगर आप भेजोगे अपने बच्चे को तो वहाँ पे JEE की प्रिपरेशन होती है। कोटा तो IIT की फैक्ट्री है एक तरह से। यस, IIT की फैक्ट्री है IIT। तो आप भी गए, कैसा लगा? कोटा फैक्ट्री आपने देखा ही होगा, मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स से शो भी है। तो जब मैं कोटा गया तो मैं और मेरा कज़न दोनों साथ में गए थे। तो हम बड़ा मतलब, क्योंकि मैं तो बड़ा शान से गया था जी कि मैं तो जो है इंटेलिजेंट हूँ, मेरे तो स्टेट में देखो 15-20 नंबर जो रैंक आया है। तो मुझे याद आज में पहली क्लास में हम गए तो पहला लेक्चर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और साउथ इंडिया के एक टीचर थे वो। अच्छा। तो जब उन्होंने लेक्चर स्टार्ट किया और 1.5 घंटे का लेक्चर था, मुझे 1.5 घंटे के लेक्चर में एक चीज़ समझ में नहीं आई, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा। क्योंकि उस इंसान ने, उन प्रोफेसर ने 1.5 घंटे में एक भी शब्द जो है हिंदी का बोला ही नहीं। अच्छा, मेरा ये था कि पढ़ाई में अच्छा था बट मेरा सारा, मैं हिंदी मीडियम से ही चल रहा था अभी तक। मुश्किल होगा। तो जो टर्मिनोलॉजी होती है टेक्निकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये सब जो है वो इंग्लिश में टोटली डिफरेंट थी। तो कंबशन, कैटलिस्ट, यस एवरीथिंग मतलब इनऑर्गेनिक अपने आप में मोल कॉन्सेप्ट ये वो, तो वो हम क्या हिंदी में दूसरे टर्म्स चल रहे थे, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद में एक और लेक्चर था, वो तो अटेंड ही नहीं किया। मैंने कहा भैया ये अपने से होगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने घर पे बताया, घर वालों ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा 4-5 दिन वेट करके जो है कुछ हो जाए। बट फाइनली एक दिन जो है वो कोटा आए और उन्होंने मुझे समझा दिया कि भैया यू हैव टू स्विम और सिंक हियर ओनली। अब कोटा में हो तो यहीं पर रहना है आपने, आप सीखो इंग्लिश जो है, अगर ज़रूरत पड़ने पर ऑटो वाला भी सीख जाता है अपना काम चलाने के लिए, तो अगर आपने भी जो है पढ़ाई करनी है तो आप सीखो और करो। बड़ी हिम्मत है। यस। तो जब मुझे समझ में आया कि यहीं रहना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, तो डिक्शनरीज वगैरह ले आए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की इनकी, ताकि जो है एटलीस्ट टेक्निकल टर्म्स जैसे जो लिखे होते हैं ना, फिजिक्स में कुछ लिखा हुआ है मान लो कि उसको डिक्शनरी में देखते हैं पहले, फिर पढ़ते हैं। यस। थोड़ा मुश्किल तो होता है। काफ़ी मुश्किल था इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए जो आपका साथ में जो बंदा है, आपके साथ वाला जो स्टूडेंट है, उसको वो क्वेश्चन केवल एनालिटिकली सॉल्व करना है। राइट। पहले आपको क्वेश्चन समझना है एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है,
तो 10 मिनट तो आप उसमें लगाओगे बैठे बैठे। इस पिक्चर में मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि यंगस्टर्स रिलेट करेंगे, जो 12th फेल में वो टूरिज्म का क्वेश्चन होता है और वो टेररिज्म पे आंसर लिख देता है, पूरा बड़ा खुश होता है, मैं तो अच्छा ही कर रहा है। वो कहते हैं यार टेररिज्म तो आया नहीं, टूरिज्म है। तो ये जो आप कह रहे हैं बड़ी रेलेवेंट बात कह रहे हैं सबके लिए, कि पहले आपको वो लैंग्वेज समझनी, उसके बाद एनालिसिस शुरू होता है, और जिसको लैंग्वेज आती है उसका एनालिसिस तो फटाफट शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक देखिए, जो जेईई की प्रिपरेशन होती है, कोटा में उस टाइम पे केवल कोटा ही था जो जेईई की प्रिपरेशन के लिए नंबर 1 था। अभी भी मेरे ख्याल से नंबर 1 तो कोटा ही है, बट अभी बाकी शहरों में भी कोचिंग्स वगैरह हैं। तो जो बच्चे भी वहाँ पे आते थे वो अपने आप में सारे ही अपने स्कूल्स के, क्लासेस के, डिस्ट्रिक्ट्स के टॉपर टाइप के ही बच्चे होते थे। अच्छा, अपन डिसएडवांटेज के साथ में बैठे हुए थे कि भैया हम तो पहले जो है क्वेश्चन समझें, 15 मिनट उसमें लगाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। सही बात है। तो जो पहला टेस्ट हुआ हमारे क्लास का, उसमें 150 बच्चे थे, तो मेरी 140 रैंक आई उसमें से 150 बच्चों में। अच्छा। पर मैंने लाइफ में यही जो आपको बताया कि 4th में फेल हुए थे, तो फेलियर मैनेज करना एंड टू नॉट गिव अप, ये चीज़ सीखी थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है आज का। यस। तो मैंने क्या है कि चलो ठीक है जी, लगे रहो, करते रहो तैयारी। तो बाय द एंड ऑफ 11th क्लास मेरा जो है 150 बच्चों में टॉप 10-15 में नंबर आ गया था, मतलब। क्या बात। तो उससे जो है आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिला। 12th में फिर जो मेरा ये लैंग्वेज का जो कह लो डेफिसिट था, ये ख़त्म हो गया था पूरा। तो ये डेफिसिट ख़त्म हुआ, 12th में तैयारी करी। उसके बाद में जो है मेरा कह लीजिए बिगेस्ट ड्रीम जो था कि IIT में पहुंचना, वो पूरा हुआ। IIT बॉम्बे पहुंचे आप? IIT बॉम्बे में पहुंचा मैं। और उसके बाद में मतलब एक काफ़ी बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क है, मतलब कह लीजिए कि एक सपना ही होता है यंगस्टर जो बच्चों के लिए एकेडमिक्स में होते हैं, उनके लिए सपना होता है कि भैया आप IIT वगैरह पहुँच गए। तो IIT जब पहुंच गए, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे ड्यूअल डिग्री जो है वो मिला था। तो उसके अंदर जो 4-5 साल मैंने 5 साल वहाँ पे निकाले, वो सारा मतलब कि क्या है कि जितना भी पीछे मेहनत करी थी उसका सारा स्वाद लेना था, मतलब ये वाली बात है। 5 साल मजे करने थे। 5 साल पूरे मजे करने थे। बॉम्बे शहर बढ़िया था। 18 से और 23 साल की उम्र तक समझ लीजिए। बिल्कुल 18 से 23 की उम्र, 5 साल वहाँ निकाले। उसमें किसी ने समझा दिया था कि भैया बिल्कुल अगर पढ़ाकू बन के 10 CGPA ले आओगे तो भी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस करोगे, और अगर बिल्कुल आप छोड़ दोगे पढ़ाई तो भी मिस करोगे। तो बैलेंस रखो। आप 7.5-8 CGPA रखो और शहर को एक्सप्लोर करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सप्लोर करो। तो मैंने भी वही किया कि ठीक है जी, 7.5-8 CGPA के आसपास रखे और शहर को एक्सप्लोर किया। कॉलेज में काफ़ी कुछ सीखा। उसके अंदर जो एक हमारे नेसेसरी एक्टिविटी थी, या तो स्पोर्ट्स ले सकते थे या एक सोशल सर्विस ले सकते थे जी। तो मैंने सोशल सर्विस चुना, और उसमें मेरे को जो है टास्क मिला था वो था कि एक हमारे मेस वर्कर थे, उनकी लड़की थी, वो काफ़ी टाइम से फेल हो रही थी, मतलब। अच्छा। एक सब्जेक्ट में, मैथ्स के अंदर। अच्छा। तो 2-3 उसका 12th इसलिए नहीं हो पा रहा था कि एक सब्जेक्ट में फेल होने का। तो मुझे अल्टीमेटली क्या है कि उसको पढ़ाने का मौका मिला, तो मैंने उसको पढ़ाया, और उसके बाद में जो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। 60% से ऊपर मार्क्स लेके आई, मतलब वो पहली बारी के। बहुत अच्छा। जो पहले फेल हो रही थी लगातार। बहुत अच्छी बात। तो ऐसे करते करते जो है 3-4-5 साल जब निकालते हो, फाइनली IIT में पहुँचे। प्लेसमेंट हो गया होगा? प्लेसमेंट हो गया, DRDO में प्लेस हो गए। बट मीनवाइल मेरे डैड एक्चुअली सिविल सर्विसेज की तरफ इंक्लाइंड थे शुरू से ही। वो पुलिस में थे। वो भी कोशिश तो IAS की करते हैं हर कोई, उनका नहीं हो पाया था मान लीजिए, तो फिर RPS में चले गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के लिए सोचा हुआ था कि मुझे इस तरफ गाइड करना है। अच्छा। तो जो मेरे फाइनल ईयर्स थे, 4th ईयर 5th ईयर, तो उसके अंदर जो उनके साथ में कलेक्टर्स वगैरह रहे थे, जो ऑफिसर्स रहे थे IAS के, उनके साथ मिलाना मुझे स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, कि इनसे मिल लो, देख लो, अगर आपके समझ में आ रहा है ये भी अच्छा कर सकते हैं, IAS की तरफ भी आप जो UPSC की प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। तो बट मीनवाइल मैंने पहले जो है अपना जॉब DRDO में था, जॉब ज्वाइन किया। पुणे में R&DE इंजीनियर्स करके एक रिसर्च लैब है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने 3 महीने काम भी किया। बट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो कॉलिंग है वो सिविल सर्विसेज की तरफ ही है, मतलब। तो मतलब वो बहुत प्रेस्टिजियस था, लेकिन 3 महीने में आपको लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, मतलब आई एम नॉट मेंट फॉर रिसर्च जॉब। मेरे लिए जो है सिविल सर्विसेज इज़ माई कॉलिंग। राइट। तो फिर मैं वो छोड़ करके जो है दिल्ली पहुंच गया, वापस बैक टू ज़ीरो कह लीजिए आप। क्योंकि देखिए, जो प्रिपरेशन आप जब सिविल सर्विसेज की करते हो तो ज़ीरो ही है पहले तो ज़ीरो। अच्छा, साथ में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि भाई यू आर डूइंग अ जॉब। तो आप वो जॉब छोड़ के जब आते हो तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आपके साथ वाले जो होते हैं, कहीं कोई जर्मनी चला गया, मर्सिडीज में काम कर रहा है, कोई स्विट्जरलैंड चला गया, कोई अपनी और बिजनेस चला रहा है। आप मुखर्जी नगर पहुंच गए। आप मुखर्जी नगर पहुंच गए। तो अच्छा, उसमें भी ये था कि मैंने जो है
एक छोटा सिंपल सा रूम लिया और वहाँ पे जो एक गद्दा 200-300 रुपये का लेके वहाँ डाल दिया और बुक्स ले ली बस। अब मैं आपको बताऊँ वहाँ पे जो है हालत ये थी कि कोई बंदा किचन में रह रहा है, कोई एक रूम में 3 बंदे रह रहे हैं। वहाँ कहते हैं कि अगर एक बंदा रूम के अंदर है तो मक्खी के आने की भी जगह नहीं है, कोई जगह नहीं, इतनी छोटी जगह है। बस। और वहाँ पे लोग थे जो ऐसा सुबह शाम दिन रात पढ़ाई करते रहते थे, मतलब अच्छा एक तो उनमें ऐसा था कि भैया दिन भर तो पढ़ता नहीं, जब लाइट चली जाती थी तो मोमबत्ती जला के पढ़ता था कि सारे मुझे देखें कि जो है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नंबर। यस। बट मैं इसमें कहना चाहूँगा एक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी कि यूपीएससी में कुछ 100% श्योरिटी नहीं, आप जितनी मेहनत कर लीजिए, तो एक प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरे लिए प्लान भी था इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम। ठीक। तो जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में भी अपीयर हुआ और यूपीएससी में भी अपीयर हुआ। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में तो 5th रैंक आया था। 5th रैंक ऑल इंडिया रैंक 5th रैंक आया था। बट यूपीएससी में जो है पहली बार फेल नहीं हो गया था, मतलब मैं तो बट मेरे को क्योंकि इस इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम से थोड़ा बूस्ट मिला कि जो है इफ़ यू आर डूइंग गुड इन दिस तो यूपीएससी में भी एक बार और अटैम्प्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या थे आपके ऑप्शनल्स यूपीएससी में? यूपीएससी में मेरा एक पाली लिटरेचर करके ऑप्शनल था। पाली लिटरेचर? यस। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। पाली लिटरेचर बेसिकली क्या, पाली लैंग्वेज में लॉर्ड बुद्धा ने जो है बुद्धिस्ट अपने सारे प्रीचिंग्स जो है पाली लिटरेचर में पाली लैंग्वेज में दिए थे। तो ये लॉस्ट ही हो गया था लैंग्वेज बेसिकली। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये स्क्रिप्चर्स ढूंढ के 1850s में जो है वापस पूरा रिक्रिएट किया लैंग्वेज को। तो आपने दबा के पढ़े दोनों सब्जेक्ट? दोनों दबा के पढ़े। और मैं तो इसको लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग ही मानता हूँ कि मेरे जो पाली लिटरेचर में जो मेरे मार्क्स आए वो उस टाइम पे 600 में से 400 मार्क्स मेरे पाली लिटरेचर में आए। क्या बात है। और उसी के कारण जो है मैं कह लो IAS भी बना। मेरी 191 रैंक आई थी उस टाइम पे। ब्लेसिंग है बिल्कुल। यस, सही बात। तो खैर इन एनी केस मतलब रिजल्ट आने के पहले मैं जो है रेलवेज़ में भी मैंने जो इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज जिसको कहते हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू वहाँ पे मैंने जो है ज्वाइन किया था। तो 6-7 महीने वहाँ पे एक वडोदरा में अकेडमी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवेज, नेशनल अकेडमी फॉर इंडियन रेलवेज। राइट। तो वहाँ पे ज्वाइन करके जो है 7 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग करी थी। और आप इसको मतलब कह लीजिए डिवाइन प्लान ही होता है एक। उस टाइम मैं पंजाब में लुधियाना से दिल्ली ट्रैवल कर रहा था जब मेरे को फ़ोन आया कि भैया आपका IAS में सिलेक्शन हो गया। ट्रेन में थे? ट्रेन में था। क्या बात है। और अल्टीमेटली आई लैंडेड अप इन पंजाब कैडर ओनली, विच इज़ ए वंडरफुल कैडर। हम सुखना लेक में बैठे हैं, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। ब्यूटीफुल व्यू, चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। आपकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है, मैं भी पंचकुला में रहता हूँ। तो ये ब्लेसिंग ही है, ये भी ब्लेसिंग ही है। पंजाब कैडर भी ब्लेसिंग ही है जी। और आई थिंक जो अगला टर्न अराउंड आया लाइफ में वो जब मैं लबासना गया, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे की ट्रेनिंग होती है IAS ऑफिसर्स की, वहाँ पे चेंज आया। तो वैसे तो ट्रेनिंग अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग होती है बहुत, कि जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, मतलब कि आपको ट्रैकिंग भी करवाते हैं, हॉर्स राइडिंग भी करवाते हैं, म्यूज़िक भी करवाते हैं। तो जो मैंने 3-4 चीज़ें वहाँ पे पिक करी वो मेरे साथ अभी भी चल रही है। उसमें क्या क्या? हॉर्स राइडिंग, म्यूज़िक तो अभी हम आपसे कुछ प्रमाण भी लेंगे इसका, एंड में गाना थोड़ा सा गाइएगा हमारे। श्योर जी। म्यूजिक, हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग और थोड़ा आप कह लो योगा या कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स हेल्थ। और फिर स्पिरिचुअलिटी भी आ गया उससे, योगा से? स्पिरिचुअलिटी जो है बाद में आया। जब मैं कह लीजिए आप, मैं जब पंजाब आया तो पंजाब में मेरी ट्रेनिंग अमृतसर में हुई थी। तो अमृतसर में असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग था, तो मैं वहाँ पे हरमंदिर साहब जाता रहता था, मतलब तो सुनता रहता था वहाँ पे कीर्तन वगैरह जो होता है, वहाँ पे जो बैठ भी जाता था, तो सुकून तो मिलता ही है हरमंदिर साहब में। ACUT की वैसे भी ट्रेनिंग में ड्यूटी लग जाती है, प्रोटोकॉल में भी बैठना पड़ता था। प्रोटोकॉल में भी ड्यूटी लग जाती है, अदरवाइज भी आपका फ्री टाइम भी थोड़ा होता है। तो फिर आप तो कीर्तन में बैठ के, पाठ में बैठ गए। तो मेरा एक नेचुरल थोड़ा मतलब एक ना कह लो आप क्यूरियोसिटी से जागरूक हुआ कि यार जो ये बातें करते हैं, बताते हैं, कोई प्रैक्टिकली भी आपको मतलब इसके बारे में बता दे, दिखा दे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो हुआ ऐसा कि मैं पहले फगवाड़ा में SDM रहा, उसके बाद में जो है मुझे थोड़ी कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ी किसी इंसान की। तो वो जो मेरा दोस्त बना बाद में, वो एक मेरे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, गुरुजी हैं, उनको फॉलो करता है। अच्छा। तो जब वो काफ़ी कहता रहता था कि मेरे को बाबा जी के पास जाना है, बाबा जी से मिलना है, ये वो, तो जब मेरे दिमाग में नेचुरली क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो गई कि जो है बाबा जी से एक बारी अभी मिलता हूँ।
तो जब बाबा जी से मुलाकात हुई तो मुझे फर्स्ट टाइम में तो यू कैन नेवर टेल कि कौन बंदा कितना स्पिरिचुअल है, उसके पास क्या स्पिरिचुअल पावर्स है। बट मैंने जब उनके साथ में काफ़ी टाइम लगाया तो मुझे लगा कि हाँ, स्पिरिचुअल एक वर्ल्ड भी है। और इनफैक्ट जो आपकी जर्नी है, इट्स ए स्पिरिचुअल जर्नी। आप यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग हैविंग ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो who is having a human experience. Absolutely, बहुत अच्छी बात है। Yes, तो आई थिंक उसके बाद में जो है जो मेन मेरा ऑफ कोर्स जॉब इज़ देयर, फैमिली इज़ देयर। Other than that, what I do is I do yoga, I do little bit of spiritual, meditation, and then music. But interrupting you, so this IAS career about 12 years now, how is that journey going? IAS का करियर जो है उससे ज़्यादा अच्छा जॉब मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकता, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। एक तो नंबर वन, आपको जो काइंड ऑफ प्रोफाइल्स यू गेट वो दे आर ऑलवेज डिफरेंट। आप हमेशा अलग अलग काम करते हो, डाइवर्सिटी है, और एक आपका ग्रोथ भी जो है बड़ा जल्दी जल्दी होता है। तो डाइवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स इट्स चैलेंजिंग जॉब। यस, जैसे मैं आपको SDM टाइम का एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब फगवाड़ा में SDM था तो वैसे मतलब लॉ एंड ऑर्डर वगैरह आप देखते ही होते हो। SDM में जो आपको CRPC के अंडर भी पावर मिलते हैं। तो आई वॉज सिटिंग विद द मेयर ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द टाइम। वो MLA साहब भी, हमारे मंत्री जी थे, वो भी बैठे हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन फ़ोन आया कि जो है जी, इस ब्रिज पे एक एक्सीडेंट हो गया है और एक ट्रक हैज़ रन ओवर 6-7 मोटरसाइकिलिस्ट। ओह गॉड। तो हम वहाँ पे सब रश जब किए तो यू विल नॉट बिलीव द काइंड ऑफ सिनारियो वहाँ पे था। लोगों का ब्रेन बाहर आके निकल के गिरा हुआ था, मतलब तो बुरा एक्सीडेंट। हाँ, मतलब जो अंदर के गट, ब्रेन, सब कुछ बाहर आ गया था, मतलब कंप्लीटली डिसफिगर्ड। तो जब ऐसी चीज़ें देखनी होती है, और ऑफ कोर्स फिर पुलिस वाले उसको उठाते भी है, एंड एज एन SDM यू हैव टू बी देयर टू गेट। पहली बार देखा होगा आपने Yes, डेड पहली बार बॉडी? देखा। मैंने भी देखी एज SDM डेड बॉडी पहली बार। अच्छा, मैं एक्चुअली अंडर ट्रेनी जो है, एक हमारा असाइनमेंट होता है कि आपने एक पोस्टमार्टम देखना है। तो अमृतसर में जब मैं गया था एक पोस्टमार्टम देखने, तो गया था मैं तो पर 2 मिनट 5 मिनट बैठा तो वो डॉक्टर ने खुद ने कह दिया कि सर हम तो जो है डेली करते हैं ये। तो वो जेल से कोई कैदी आया था, ही वाज डायबिटिक। तो सर आप देख लीजिए, बोले आपने कितनी देर बैठना है। मैं तहसीलदार के साथ में गया था एक, तो तहसीलदार तो मुझे छोड़ के जो अंदर मॉर्ग में जहाँ पे उसका होना था निकल गया वो तो वहाँ से। उसके बाद मैं भी 4-5 मिनट बैठा और फिर मैंने कहा जी आप इसको करो, इसका पोस्टमार्टम, मैं बाहर जा रहा हूँ। बट जो SDM शिप वाली बात बता रहा हूँ उसमें यू कांट इग्नोर इट, यू कांट अवॉइड इट, ड्यूटी। आपको वहाँ रहना पड़ेगा। और जो उसके अंदर पुलिस वाले भी थे, क्योंकि अल्टीमेटली हमने फिर जो है एक कुछ एम्बुलेंस वगैरह कुछ मंगाया, कुछ कार वगैरह मंगाई, और उसके बाद में जो है उनको वहाँ से क्लीन आउट किया पूरे स्पेस को। तो आपको जो है मतलब, अच्छा दूसरी बात ये देखिए, जैसे कि अब ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छा करने के लिए। जैसे जब मैं ADC फरीदकोट था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैटल का, स्ट्रे कैटल का इतना प्रॉब्लम है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि आपका हर रोड पे कैटल जो है 5, 10, 15 झुंड बना के बैठे हुए हैं, ट्रैफिक जैम हो बहुत जाता है, नुकसान होता है इसका, एक्सीडेंट भी होता है, ट्रैफिक जैम भी होता है। वो जो कचरा खाते हैं, कचरे को फैलाते हैं, खुद भी मर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कह लो आप न्यूसेंस था। इसका रीज़न ये था कि जो भी कैटल आपके मिल्किंग कैटल नहीं है उसको लोग छोड़ देते हैं रोड पे, क्योंकि उनको खिलाते तो है नहीं। तो फिर मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्चुअलाइज किया एक प्रोजेक्ट कैटल फ्री फरीदकोट करके। तो उसके अंदर हमारा जो एक कैटल पॉन्ड गवर्नमेंट का 25 एकड़ का था, उसके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने नाम की 100 गायें उस टाइम पे रखी हुई थी। तो मैंने जो है वहाँ की सिविल सोसाइटी को साथ लेकर के काम वगैरह करवाया, उसकी कैपेसिटी एक्सपैंड करी, और उस टाइम पे मैंने 3000 वहाँ पे कैटल उठा के शहर से 3000 कैटल उस कैटल पॉन्ड में डाले। क्या बात है। तो वो शहर भी जो है उसके बाद में मतलब कैटल दिखना बंद हो गई थी एक्चुअली। तो अच्छा अचीवमेंट। यस, हाँ, तो ये स्ट्रे कैटल फ्री फरीदकोट जो था अपने आप में लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी थी। एंड सी फरीदकोट इज अ बैकवर्ड सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कंपैरेटिवली इट्स अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे काम करना इसलिए ईजी है कि लोग आपके साथ हो जाते हैं अगर आप उनको दिखता है कि कोई काम करना चाहता है। तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग बात है। बट देन
साथ साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे होगे मेंटल फैकल्टी, स्पिरिचुअली। तो ये जो जर्नी है ये कोई यूनिडायमेंशनल तो है नहीं, देयर आर सो मेनी डायमेंशंस। उसमें म्यूजिक भी आ गया, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ गई। तो अब जो यंग लोग एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यंगर लोग, आई वुड से यू आर स्टिल यंग, तो क्या व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम बिफोर वी कम टू द म्यूजिक पार्ट? सिविल सर्विसेज के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मतलब दे हैव टू टेक ऑन द चैलेंज हेड ऑन। ये सेल्फ बिलीफ तो होना ही चाहिए कि मैं कर लूँगा, बट ये थोड़ा और समझदारी भी होनी चाहिए कि भाई इसमें ज़रूरी नहीं है आपका हो जाए, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 50% आपकी मेहनत और 50% आपका लक। आप अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर लेंगे, उसके बाद में भी ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा मेहनती और आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हो सकता है कोई होगा जो मेरे ज़्यादा मेहनती होगा, मेरे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसका नहीं हुआ होगा, तो ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ठीक है आप करो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, बट एक प्लान बी भी साथ में रखो। जैसे मेरा प्लान बी इंजीनियरिंग सर्विसेज था, फॉल बैक ऑप्शन था कि जो है इन केस अगर मेरा यूपीएससी में नहीं होता है तो आई विल बी हैविंग अ सेफ जॉब। तो बहुत ज़रूरी, और फैमिली भी तब थोड़ी सी अश्योर्ड होती है, अदरवाइज उनकी आशाएं होती हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है, और जैसे आप तीसरी चौथी बारी में जा रहे होते हैं बिना किसी प्लान बी के, तो लाइफ बड़ी अनसर्टन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेसिंग भी हो जाता है। उसके बाद में बेसिकली जो आपके यूथ के ये 4-5 साल यू कैन से लॉस्ट ईयर्स, प्राइम के लॉस्ट ईयर्स हैं। अगर आप इफ़ यू एंटर एट 23-24 फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन और आपने जो है पूरा अपना 4-5 साल लगा दिया, तो 28-29 के हो गए, मैरिजेबल एज के हो गए, एंड यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट। सो यू हैव टू हैव दैट प्लान बी। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, प्लान बी होना चाहिए। तो आपका जो एक स्पिरिचुअल थॉट पे और एक म्यूजिक पे अब फोकस करेंगे। बिल्कुल। तो पहले स्पिरिचुअल थॉट क्या है, और हमारा एज एन ऑफिसर वी कैन आल्सो बी स्पिरिचुअल, तो क्या मैसेज है आपका जो यंगर लोग देख रहे हैं? देखिए, जो मेरा मैसेज है ऑफ कोर्स मतलब ये तो आपको व्हेन यू रियलाइज वंस देन यू नो दैट कि ठीक है यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट, एंड लाइफ इज अ जर्नी। तो अगर आप ज़्यादा क्लिंगिंग वाले उसमें मोड में जाएंगे तो आपको जो है सफरिंग विल बी योर पार्टनर फॉर एवर। अटैचमेंट अगर ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा क्लिंगिंग रखेंगे तो फिर सफरिंग विल बी योर पार्टनर इन दिस जर्नी। एंड देन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग पावर टू आउटसाइड सिचुएशन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग पावर, यू नो जो स्पिरिट की पावर है, यू आर लूजिंग दैट, राइट। तो जब आप आउटसाइड सिचुएशन से इतना ज़्यादा उसको पावर ना देते हुए खुद की इमोशनल वेलबींग को, खुद की मेंटल वेलबींग को पावर देते हैं, देन यू आर हैविंग द पावर। उस इमोशनल वेलबींग में, मेंटल वेलबींग में जो पार्ट है वो ये है कि आप अपने इमोशनल हैप्पीनेस को, मेंटल बैलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिए। बाहर की सिचुएशन हमेशा चेंज होती है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। अंदर की सिचुएशन को आप कंट्रोल रख सकते हैं, अंदर की सिचुएशन उस पे फोकस करना है। तो जब आप इमोशनल वेलबींग की तरफ, मेंटल वेलबींग की तरफ बढ़ेंगे तो आप में अपने आप एक इक्वानिमिटी नाम की चीज डेवलप होगी, जिसको हिंदी में समता कह रहे हैं। बिल्कुल, तितिक्षा संस्कृत में, और समता समभाव बेसिकली। भगवान बुद्धा ने उपेक्षा कहा है इसको। क्या बात है। जितने भी आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं सब जो है इसकी बात करेंगे, हर कोई ये कहेगा, बट उसके लिए जो ज़रूरी है सबसे पहले वो यही है कि आप आउटसाइड सिचुएशन को अपनी पावर ना दें सारी, कि भैया ये हो गया तो फिर हिल गए, अरे कुछ अच्छा हो गया तो फिर एकदम से खुश हो गए, फिर कुछ बुरा हो गया तो फिर एकदम से डाउन हो गए, तभी तो। यस, तो बहुत अच्छा मैसेज है, इट्स अ वेरी नाइस मैसेज। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज कि व्हेन यू गेट दिस पावर, कि जब आपने आउटसाइड सिचुएशन से ज़्यादा इफेक्ट होना बंद कर दिया एंड यू हैव योर इक्वानिमिटी, देन यू हैव द पावर टू चूज कि आपने कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। तो आप क्या चूज करोगे? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कैसे रहना है, सही बात, तो आप हैप्पीनेस चूज करोगे, हैप्पीनेस चूज करोगे, आप फ्रेंडलीनेस चूज करोगे, आप लव एंड पीस चूज करोगे, डिस्पाइट द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। Yes, because now you have the power to choose. You at a very junior age, I would say, in your journey have understood a point which people don't understand, and I am also a spiritual practitioner. I also am coming to know these truths. तो बहुत इम्प्रेसिव बात है, बहुत इंस्पायरिंग बात है, और बहुत से लोग जो नहीं फॉलो करते स्पिरिचुअलिटी और इकोनॉमिटी को, उनको ये करना चाहिए। बट अब क्योंकि हम टाइम इज रनिंग आउट, वी वुड लाइक टू लिसन टू यू। मैं जब आया लेक क्लब में तो आप एक गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, तो हम आपसे एक गीत सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। तो कौन सा गाना सुनाएंगे? ये मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, याद किया दिल ने कहा हो तुम। क्या बात है, क्या बहुत ही फेवरेट गाना है।
याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ओ खो गए हैं आज किस ख्याल में, ओ दिल फंसा है बेबसी के जाल में, ओ खो गए हैं आज किस ख्याल में, ओ दिल फंसा है बेबसी के जाल में। अजनबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइसली संग। और ये गाना मेरे फेवरेट्स में से है। और आपने इसमें लाइफ की फिलॉसफी भी आ गई इसमें काफी। तो मैं ये देखता हूँ कि जो गाने पहले हमें रोमांटिक लगते थे वो हमें फिलोसॉफिकल लगते हैं। वो कहते तू मेरी जिंदगी है तो कौन है तू, तू वो है अब। अच्छा, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो ये लव जो है, जो रोमांटिक लव, ये इट्स सबसेट ऑफ स्पिरिचुअल लव, आई थिंक इट हैज टू बी, यस, बिकॉज़ अल्टीमेटली वो सूफी टाइप है ना ये बात, कि वो जो रोमांस है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन लव, वो डिवाइन लव इज द गेम। बहुत समझदारी से बात की आपने और बड़ा अच्छा लगा। और ये जो धूप छांव का खेल है, ये इस वाइब्स के शो में भी हमने देखा, कभी धूप आ रही थी और कभी हमें ठंड लग रही है क्योंकि अभी फ्रीजिंग कंडीशंस हैं। तो ये लाइफ भी ऐसी है, हमारी लाइफ भी ऐसी है। वो इकोनॉमिटी वाली बात आपने जबरदस्त। मौसम बदलता रहता है, बट जो है सक्सेसफुल वही होता है जो खुद के अंदर के मौसम को स्टेबल रखता है, बैलेंस रहता है। वेरी गुड मैसेज। तो कैसा लगा आपको गुड वाइब शो पे? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई होप आपका चैनल और आगे बढ़े। थैंक यू। यू सी मोर सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू। सेम टू यू। योरसेल्फ हैव बीन IAS ऑफिसर, जिन्होंने यू हैव सर्व्ड पंचकुला एज DC। तो आई होप कि आपका जो चैनल है वो भी इट सीज न्यू हाइट्स। थैंक यू। विद टाइम। थैंक यू वेरी मच केशव जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।